नमस्कार, प्रणाम, पहला आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती संबंधित जानकारी के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो हैं कि सकुशल होंगे, हंसी राजी खुशी होंगे। आप सभी लोगों के स्वतंत्रता दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोगों की डिमांड पर मैं पुनः जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित वीडियो बना रहा हूं, जो कि आप लोगों की डिमांडिंग थी। उसी डिमांड के आधार पर मैं बना रहा हूं। आप एक बार पुनः इस वीडियो पर गौर करिएगा। NIOS DLED के संबंध में ये वीडियो है, जिसमें 11 जुलाई को सुनवाई हुई थी, 12 जुलाई को सुनवाई हुई थी, 13 जुलाई को सुनवाई हुई थी। तो आपको एक बार बता देता हूं कि कोर्ट्स के जजमेंट और ऑर्डर्स क्या आए थे, किस तरीके से आए थे, किन किन केसों पर जो है कि ये फैसला सुरक्षित रखा गया है। तो थोड़ा सा आज मैं उन्हीं पर एक नज़र डालूंगा। जैसा कि आपने देखा कि NIOS DLED के केस की सुनवाई पर माननीय हाई कोर्ट नैनीताल के जजेस ने जो है कि डिसीजन रिजर्व रखा है। तो वो रिजर्व जो है कि किन केसों पर रखा है, ज़रा एक नज़र डालते हैं। WPSS नंबर 350 नंदन बोरा का जो केस है, 1222, 1305, ये सारे केस 2021 के हैं। इसके अलावा WPSS केस नंबर है 383, 629, ये केस है 2022 का। इसके अलावा WPSB केस नंबर है 518, 520, 521, 542, 591, 592, 599, 610, 619, 640, ये सारे केस हैं 2021 के। इसके अलावा WPSB केस नंबर है 198, 220, 228, 262, 265, 280, 298, 302, 315, 370, ये सारे केस जो हैं 2022 के हैं। इसके अलावा केस नंबर 381 जो 2022 का है। अब ये केस जो है कि चीफ जस्टिस विपिन सांघी जी एवं KC खुलबे जी की कोर्ट पर सुना गया था। इसमें आपको बता देता हूं, जो याचिकाकर्ताओं के एडवोकेट, मुख्य जो एडवोकेट हैं CD बहुगुणा के साथ 20 अन्य एडवोकेटों ने याचिकाकर्ताओं की तरफ से इस केस की पैरवी की है। सरकार की तरफ से मैं आपको बता देता हूं, SS चौहान एडवोकेट जनरल उत्तराखंड स्टेट, योगेश पचोलिया एडवोकेट NCT, शशांक उपाध्याय एडवोकेट NIOS, सौरभ अधिकारी एवं SC दुमका एडवोकेट यूनियन ऑफ इंडिया के अलावा जो है कि सुश्री नीति राणा ने WPSS 350 के हस्तक्षेप करता है। इसमें श्री ES रावत और कर्नाटक जो है कि आवेदन संख्या 12 के विद्वान एडवोकेट रहे। WPSB 265, 222 को जो है रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखा गया है। तो साथियों, आपको वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि किन किन केसों को जो फैसला रिजर्व रखा गया है कब तक आएगा। तो साथियों, आज हम बात कर लेते हैं कि केस में डिसीजन कब तक आएगा। तो साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि किन किन केसों पर फैसला रिजर्व रखा गया है और किन केसों पर फैसला अभी रिजर्व नहीं रखा गया। बहुत सारे मैटर्स इन केसों पर बने हुए हैं उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर। इन केसों पर फैसला क्यों नहीं आए अभी तक, और रिजर्व रखा जो केस है तो उस पर आखिर डिसीजन कब तक आएगा। तो साथियों, केस के दौरान एक चीज़ ऐसी हुई थी, बहुत सारे एडवोकेटों ने कहा था कि मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाएंगे। तो जहां पर कोर्ट पे एक बड़ा प्रश्न उठा, मेरिट लिस्ट किस आधार पर बनाएंगे। तो आपको पता है कि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, SS चौहान एडवोकेट जनरल उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये उठाया गया। तो मेरिट
तो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हमारा काम है डिसीजन देना, कि ताकि उन लोगों के, जो लोग योग्य लोग हैं, उन लोगों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो, अन्याय न हो, और योग्य लोगों को उनके अधिकारों से वंचित भी नहीं रखा जाए। हमारा या कोर्ट का जो है कि जो भी न्याय के लिए आते हैं तो कोर्ट का काम है डिसीजन देना, न्याय देना, उसके हक की बात करना, ताकि उसके अधिकारों का हनन न हो। जो भी व्यक्ति जो है कि जब उसे लगता है कि एक इमोशंस होते हैं, लोगों को लगता है कि हमारी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के साथ गलत हो रहा है, तो उन अधिकारों को समझा जाए, उन अधिकारों पर डिसीजन लिया जाए। तो इसीलिए कोर्ट में जाते हैं। तो उन्होंने साफ कह दिया मेरिट किस आधार पर बनाए, ये विभाग का काम है। तो अब जो है कि डिसीजन कब तक आएगा, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। डिसीजन तभी खोला जाएगा जब पूरी तरीके से विभाग आश्वस्त हो जाएगा कि मेरिट लिस्ट इस आधार पर बनेगा, इस आधार पर चयन प्रक्रिया बनेगी। चयन प्रक्रिया की जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए हमारे नियम हैं, वो बहुत सारे कंसर्निंग होंगे कि बहुत सारे विद्वान लोगों से सलाह मशवरा लेंगे। उसके बाद कोर्ट के जो आपको बताता हूँ न्याय विभाग है, न्याय विभाग के आगे अपनी बातें रखेंगे, न्याय विभाग के साथ सलाह मशवरा होगा। तो उसके बाद कोर्ट का जो न्याय विभाग है देखेगा कि हाँ अब इनका सभी कुछ तैयार है, तो उस हिसाब से फैसला आएगा। फैसला हक में आएगा या सरकार के पक्ष में जाएगा, याचिकाकर्ताओं के हक में जाएगा, उन आवेदनकर्ताओं के हक में जाएगा, या जो है सरकार के हक में जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हैं कि जो भी अभी तक प्रॉब्लम आई, मेरिट किस लिए आधार पर बनेगी, क्या इन लोगों की शैक्षिक योग्यता है, एक प्राथमिक टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि NIOSC DLED मान्य दूरस्थ शिक्षा अभियान के तहत बहुत सारे शैक्षिक कार्यक्रम, जो भी वोकेशनल कोर्सेज हैं, बहुत सारे कोर्सेज जो हैं कि मान्यता प्राप्त हैं। हमारे यहाँ जो है डिस्टेंस लर्निंग यानी कि जो है कि दूरस्थ शिक्षा का माध्यम है, तो उसमें जो है डिस्टेंस मोड में जो है कि बहुत सारी एजुकेशन मान्य है। तो वो कारण उसके आगे कोई न कोई कारण होता है जिस कारण से हम लोगों को मजबूरी बस डिस्टेंस मोड पर एजुकेशन लेना पड़ता है। अगर सरकार किसी डिस्टेंस मोड से किसी चीज़ को कराती है तो उसके पीछे सरकार का तर्क क्या था, रीजन क्या था, ज़रूरत क्या थी, आवश्यकता क्या थी, उन चीज़ों को समझा जाता है। उन चीज़ों को समझने के बाद सरकार उस डिसीजन में जाती है कि हाँ इन लोगों के लिए ये कोर्स कराना ज़रूरी था, जिस कारण से हमने ये कोर्स कराया। अब ये लोग जो हैं कि अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हैं, लिहाजा इनको नियुक्तियाँ भी दी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो भी होंगे विभाग से, न्याय विभाग से मशवरा के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।